जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज से हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए मेरे सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। हम सामाजिक विज्ञान के सारे विषय जो कक्षा 9वीं में इस साल से आपका पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है और नया सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए लागू किया गया है, उसके सारे अध्याय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान के सारे अध्याय अगर आपको देखना है निरंतर, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और वो कर रहे हैं दोस्तों भूगोल से। कक्षा 9वीं का भूगोल, अध्याय 1, भारत, आकार और स्थिति। इस अध्याय को समझने के लिए मैं कुछ प्रारंभिक चीज़ें ले रहा हूं और दोस्तों मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत लगेगी। वो ये है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें 2 ध्रुव है। ऊपर की ओर एन ध्रुव, जिसको नॉर्थ के कारण एन कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव, इसको साउथ कहते हैं, और बीच के भाग को हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो भूमध्य रेखा है इस धरती को 2 भाग में बांट देती है। ऊपर वाला भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध को हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर भी कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम साउथर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। अब ये 2 भागों में बांटने से क्या होता है दोस्तों, अगर कोई देश पूरा का पूरा अगर उत्तरी गोलार्ध में आता है तो उसकी स्थिति में एन जरूर लिखा जाता है, और अगर कोई देश दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो उसकी स्थिति जब हम बताते हैं तो उसमें स्थिति के साथ में एस लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई देश एक भाग ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे वाला साउथर्न में, तो ऊपर वाले के साथ एन लिखेंगे स्थिति में और नीचे वाले के साथ एस लिखेंगे। इसलिए जब हम भारत की स्थिति पढ़ेंगे तो भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। इसलिए जब ऊपर की स्थिति बताएंगे तब उसके साथ भी एन रहेगा और नीचे की स्थिति बताएंगे तब उसके साथ भी एन रहेगा। एक तो ये सामान्य ज्ञान के लिए आपके लिए जानकारी है। जब हम भूमध्य रेखा से 2 भाग करते हैं तो ऊपर का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अगर दोस्तों हम ध्रुव के हिसाब से अगर पृथ्वी के 2 भाग करते हैं तो इधर वाला भाग पूर्वी भाग कहलाता है और इधर वाला भाग पश्चिम भाग कहलाता है। इसलिए देखा होगा दोस्तों आपने, दुनिया के देशों को 2 भागों में बांटा गया है। एक वे देश जो पूर्वी देश कहलाते हैं और एक वे देश जो पश्चिमी देश कहलाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री, या हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता, या हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब पश्चिमी भाग में आती है और भारत, जापान और ये जो भाग हैं, ये देश है पूर्वी भाग में आते हैं। इसलिए हम लोग पूरब वाले कहलाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज पश्चिम भाग में कहलाती है। तो एक तो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान की जानकारी हो। दूसरा, इस पृथ्वी पर और भी कई लाइनें खींची गई है इस तरह से, जो दोस्तों ध्रुवों की ओर बढ़ती है या ध्रुवों से प्रारंभ होती है। इस तरह की जो लाइन है, इस तरह की लाइन है पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रूप से मानी गई है। और ये पृथ्वी पर कहीं पे खींची हुई नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है हमें पेंट से दिखाई देगा, नहीं। इसको पृथ्वी के ग्लोब पर एक नक्शे के समान माना गया है और इन प्रत्येक लाइन का एक नंबर है। उस नंबर के बीच में जो देश आता है वही उसकी स्थिति होती है। तो ये जो रेखा हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड, अक्षांश रेखाएं जो अक्ष के चारों ओर चलती हैं। इसके अलावा कुछ लाइनें, खड़ी लाइनें भी हैं दोस्तों इस तरह से। इनके भी एक प्रत्येक लाइन को एक नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है 30 और इसके ऊपर लिखा है डिग्री, तो इसका नंबर है 30 डिग्री। ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो किसी देश का
इधर वाला भाग देशांतर पर जहाँ टच करता है उसके हिसाब से स्थिति रहती है, और इधर वाला भाग जिस देशांतर को टच करता है उसके हिसाब से स्थिति होती है। ऊपर वाला भाग आपका जो है दोस्तों लेटीट्यूड से और नीचे वाला भाग लेटीट्यूड से, इस तरह से आजू बाजू और ऊपर और नीचे के भागों की स्थिति इन रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी जो अक्षों से आ रही अक्षांतर रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं। ये वाक्य हैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर ऐसे हम बांटें तो उधर वाला पूर्वी भाग है, इधर वाला पश्चिम भाग है। जब देशों की स्थिति बताई जाती है तो ऊपर वाले भाग के लिए और नीचे वाले भाग की स्थिति मान लो दो लाइनों के बीच में, तो इन दो लाइनों से बताई जाएगी, प्रत्येक लाइन के नंबर है, और इधर के भाग का देशांतर से स्थिति बताई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्थिति देशों की बताई जाती है। चलिए हम हमारा पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें भारत की इस ग्लोब पर क्या स्थिति है, उसका क्या आकार है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस पाठ में लेते हैं दोस्तों। और मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम प्रश्न उत्तर को भी इसमें शामिल करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे सामने पूरा पृथ्वी का नक्शा है, और इसमें आप पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो धरती है इसको दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से यहाँ तक आप देखेंगे तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है, और जो भारत है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा इस जगह पर येलो कलर में। तो जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसकी जब स्थिति बताते हैं दोस्तों तो उस स्थिति के साथ एन लिखा रहता है, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा भारत आ गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर प्रत्येक लाइन को नंबर दिए गए हैं। इन लाइनों के हिसाब से ही दोस्तों हम देखेंगे कि प्रत्येक देश की स्थिति किस प्रकार से होती है। तो आइए हम देखते हैं भारत की इन सभी लाइनों के बीच में स्थिति कहाँ पर है और भारत किस प्रकार से इन देशांतर और अक्षांतर रेखाओं के बीच में है। तो दोस्तों ये देखें आप, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो भाग है जो भारत की स्थिति को यहाँ से बताता है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो आपको दिखेगा 37 डिग्री 6 मिनट पर। इसी प्रकार से आपका जो इसका निचला वाला भाग है दोस्तों वो आपको दिखेगा इस जगह पर, ये दिखेगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट पर। इसके बाद अगर हम इसके साथ एन भी लिखा रहता है या एन नहीं लिखा रहता तो उत्तर और पूर्व इस प्रकार से लिखा रहता है। तो पूर्व में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो वो यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट्स, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में देखें तो यहाँ पर भारत की स्थिति आपको स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये चारों जो कोने हैं ये पृथ्वी पर अक्षांश और किन देशांतर रेखाओं के बीच में हैं उसके हिसाब से ये बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक भारत के मध्य से एक लाइन गुजर रही है इस प्रकार से। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से गुजर रही है और ये देश को दो बराबर भागों में बांटती है। आधा भाग ऊपर की ओर चला गया है और आधा भाग नीचे की ओर चला गया है। तो ये भारत की पूरी स्थिति है। इसके बाद अगर हम भारत का पूरा आकार देखें तो भारत का जो आकार है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो अब ये एक आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के विश्व में क्या स्थान है, तो ये भारत का 7वां स्थान है। इसके बाद भारत की जो सीमा रेखा है, ज़मीन की सीमा रेखा मतलब जहाँ जहाँ भारत की सीमाएं गुजरती है, तो ये पूरी जो सीमा रेखा है दोस्तों, ये सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ ये सीमा हो जाती है लगभग 7,516 किलोमीटर। अब भारत के जो उत्तर में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नवीन वलय पर्वत मिलेगा, हिमालय इस जगह पर, और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये हिमालय है। इस जगह पर आप हिमालय को देखेंगे
और इसके बाद दक्षिण के भाग में जो है दोस्तों हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर आपको इस दक्षिण में इस जगह मिलेगा। इसके बाद इसके पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये अरब सागर है और पूर्व में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार भारत की जो चारों तरफ की जो स्थिति है वो आपको इसमें बताया गया है, उत्तर में, दक्षिण में। फिर इसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कहते हैं या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात कहें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इस जगह है और यहाँ से हम आते हैं तो गुजरात इस जगह है। तो इसकी ठीक जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है और चूँकि अरुणाचल प्रदेश ठीक पूर्व में है इसलिए सबसे पहले सूर्य उदय हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है। लेकिन गुजरात में जब सूर्य उदय होता है और अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है तब इसमें 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग सबसे पहले सूर्य के सामने से गुजरता है और फिर घूमते 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 जब गुजरात वाला भाग सूर्य के सामने आता है तब दोस्तों 2 घंटे का समय हो जाता है। लेकिन घड़ी के समय में अंतर नहीं आता है, ये अंतराल केवल सूर्योदय को लेकर के है। भारत के ठीक बीच से एक खड़ी लाइन और गुजरती है दोस्तों, मानक याम्योत्तर, ये वाली लाइन। तो मानक याम्योत्तर से हमारे देश का समय निर्धारित किया गया है। जब सूर्य ठीक इस लाइन के सामने है या ये लाइन सूर्य के सामने आएगी, इसी के हिसाब से पूरे भारत का समय निर्धारित होता है, सूर्य उदय के हिसाब से नहीं। चाहे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो जाए और बाकी भारत में सूर्योदय बाद में हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भारत की स्थिति, समय और इसके बारे में जानकारी है। अब भारत की अन्य विश्व के साथ स्थिति, तो आप देखेंगे कि भारत एशियाई स्थान पर है जहाँ से विश्व के सारे समुद्री मार्ग गुजरते हैं। इसलिए भारत की जो स्थिति हिंद महासागर में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चित्र में आप देखेंगे कि जो डैश डैश से लाइनें बनी हुई है ये समुद्री मार्ग हैं, जिससे भारत दुनिया के अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। और अन्य देश जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर जब जहाज जाते हैं तो भारतीय समुद्री रेखा से उन्हें गुजरना होता है। इसके बाद दोस्तों हम भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश इस प्रकार से हैं। तो इस पर एक प्रश्न बनता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की भी कुछ सीमा भारत से इस जगह लगती है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेपाल, चीन, यहाँ पर भूटान है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर म्यांमार आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बांग्लादेश दिखेगा। यहाँ पर बांग्लादेश है दोस्तों, ये श्रीलंका है। तो इस प्रकार से ये पड़ोसी देश हो गए। कौन कौन से पड़ोसी देश हो गए? तो ठीक उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान, इसके बाद उत्तर पूर्व में देखेंगे नेपाल, चीन, ठीक उत्तर में आपको म्यांमार मिलेगा, फिर बांग्लादेश मिलेगा, भारत के दक्षिण में आपको श्रीलंका मिलेगा। तो इस प्रकार ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके ऊपर प्रश्न बनता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये मोटे तौर पर भारत के बारे में जानकारी है। इसके अलावा भारत के आसपास कुछ प्रायद्वीप आपको दिखेंगे, जैसे कि इस जगह पर, यहाँ पर। अब आप इनके नाम आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। आप देखेंगे लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के ही भाग हैं। और दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इसमें होते हैं, जैसे कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजर रही है। तो आप आसानी से नक्शे में ढूंढ सकते हैं कि कर्क रेखा गुजरात से, मध्य प्रदेश से। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी यहाँ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये आपके झारखंड से,
झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होती हुई निकल जाती है। तो ये आप नक्शे का भी थोड़ा सा अध्ययन करें, इस प्रकार से आपके कई प्रश्नों की तैयारी हो जाती है दोस्तों। अब इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हैं कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये प्रश्न भी आता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा आप देखेंगे तो राजस्थान के बहुत छोटे से भाग से भी गुजरती, बिल्कुल छोटे से भाग से आप नक्शे में देखेंगे, इसलिए राजस्थान इसका उत्तर नहीं होगा। उड़ीसा एक ऐसा इसका उत्तर है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं जो आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक प्रश्न देख रहे हैं, ये वाला कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीप की, तो ये आप आसानी से नक्शे को देख करके आप स्वयं ढूंढें। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े जो देश है दोस्तों, तो इसको भी आप नक्शे में आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो भी विश्व के नक्शे में। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे कि प्रश्न नंबर 3। आपका जो प्रश्न नंबर 3 है वो ये रहा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका कारण ये दोस्तों कि दिन और रात का होना पृथ्वी के घूमने पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी के घूमने पर जो पूर्वी भाग है वो सबसे पहले सूर्य के सामने से गुजरता है, और भारत का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले जब वो सूर्य के सामने से गुजरेगा, इसलिए वहाँ पर पहले सूर्योदय हो जाएगा। लेकिन अभी गुजरात का भाग सूर्य के सामने नहीं आया है। पृथ्वी के घूमते घूमते जब गुजरात का भाग सूर्य के सामने आता है, तब तक 2 घंटे का अंतर बीत चुका होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के बीच 2 घंटे का अंतराल है। लेकिन जो समय है वो सूर्योदय के हिसाब से निश्चित नहीं किया गया है। भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास से गुजरता है, वहाँ से समय को निर्धारित किया गया है। सूर्य जब उसके सामने होता है तब वहाँ से समय स्टार्ट होता है, ना कि किसी भी प्रदेश में सूर्योदय के हिसाब से। तो इस प्रकार से प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। तो आपने नक्शे में देखा कि भारत से होकर सारी समुद्री सीमाएं रेखाएं गुजरती हैं। भारत पूर्व देशों से भी और पश्चिमी देशों से भी हिंद महासागर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिससे भारत को व्यापार में लाभ होता है। पूर्वी देशों को अगर पश्चिमी देश जाना है या पश्चिमी देश को पूर्वी देशों में जाना है तो उसे भारत की समुद्री रेखाओं से गुजरना होता है। इससे भारत की केंद्रीय स्थिति से उसको आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज इस भूगोल के पहले पार्ट की पूरी जानकारी प्राप्त की, इसके प्रश्नोत्तरों को हल किया, और आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो और समझ जाएंगे। मैं अगला वीडियो आपके सामाजिक विज्ञान का प्रति सप्ताह आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।